मैम अभी जो यंगस्टर जो बच्चे आ रहे हैं अभी, उनके अंदर शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज्यादा है। हर चीज मीठा खाना चाहते हैं, आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, या फिर कुछ भी मीठा उन्हें पसंद है। ये क्रेविंग्स कैसे हम उन बच्चों में कम कर सकते, जो नए पेरेंट बने, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों की क्रेविंग्स को कैसे कम करें। क्योंकि हम तो जब छोटे थे तो हम तो गार्डन में खेल लेते थे, या फिर कहीं मैदान में क्रिकेट खेलने चले गए, या कुछ भी खेलने चले गए, तो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन हम डाइजेस्ट कर लेते थे कि हमने भी मीठा खाया, मैंने भी कोल्ड ड्रिंक पिया काफी, बट कहीं ना कहीं हमने वो डाइजेस्ट कर लिया। बट आज के बच्चे सेडेंटरी लाइफ है, मोबाइल पे ही लगे रहते हैं, घर में वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। तो इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं जो पेरेंट है अभी? लाइक जनरेशन क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ना, वही आपकी शुगर क्रेविंग्स का, इवन फूड क्रेविंग का सबसे बड़ा रीजन है। दूसरी चीज, पेरेंटिंग इज गेटिंग सो मच स्पॉइल्ड नाउअडेज। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बिकॉज दे आर अर्निंग। बच्चा कुछ भी डिमांड कर रहा है, मोस्ट पैम्पर्ड पेरेंटिंग हो चुकी है। बच्चे ने डिमांड किया, हमारा दिमाग ना खाए, हमसे दूर रहे, उसको ये दे। अब वो करते करते साथ ही साथ आउटडोर गेम्स, जैसे यूएस कि हम बाहर खेल लेते थे, ये सब आजकल कुछ है ही नहीं, क्योंकि फियर्स अराउंड की बाहर बच्चा जाएगा, सेफ नहीं है, ये सब चीजें हैं, XYZ। तो जिस वजह से एक्टिविटी लेवल कम हो गया, सम ग्रेड ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस विद विच दे हैव बोर्न, एंड उसके अलावा अब उनकी नीड और जो डिमांड है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, सब कुछ उनको पहले से मिल रहा है। तो एवरीथिंग इज मेकिंग देम हाइपर एक्टिव इन द सेंस कि इन टॉलरेंस के मामले में उनको इतना ज्यादा रहता है ना कि वो 2 मिनट के लिए उनकी मन की चीज नहीं हुई, देन दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल स्टार्ट बस्टिंग इन एंगर। तो ये सब चीजें चलती है। तो ऑब्वियसली वो सब क्रेविंग्स कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो सकती हैं अगर गुड पेरेंटिंग हो, गुड न्यूट्रिशन हो, प्लस एक्टिविटी लेवल पे ध्यान दिया जाए। बच्चा अगर बाहर खेलने जा रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको इंसुलिन लेवल्स बेटर होंगे, एंडोर्फिन्स उसके अंदर प्रोड्यूस होंगे, जिससे इंसुलिन का फंक्शन बेटर होगा। इंसुलिन का फंक्शन बेटर होने के साथ साथ मैग्नीशियम का लेवल बेटर हो रहा होगा, विटामिन डी प्रॉपर मिल रहा होगा, कैल्शियम प्रॉपरली मिल रहा होगा। सो बहुत सारी चीजें हैं जो एक अपब्रिंगिंग के टाइम पे उसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं। क्रेविंग्स के लिए आपको सिंपल सी चीजें, अगर डाइटरी टर्म्स में मैं बात करूं तो बच्चे को मॉर्निंग में दिस शुड बी द मैंडेटरी रूल कि बच्चा उठ के बाहर जाए, सनलाइट में जरूर जाए। पहली मील प्रोटीन रिच हो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखा जाए, थोड़ा बच्चे में इनकलकेट की जाए हैबिट्स टू प्ले आउटसाइड। टीम वर्क पे ज्यादा ध्यान हो, गैजेट पे ध्यान ना हो, स्क्रीन पे ध्यान ना हो। बच्चा देखते देखते खाए जा रहा है, ब्रेन को पता ही नहीं चला है कि कब रुकना है। ओवर ईटिंग चल रही है, 250 ml जो साइज है पेट का बढ़ता जा रहा है, 500 ml होता जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है बॉडी की तरफ से, तो ज्यादा आप दोबारा से दोबारा देते जा रहे हो। दिस इज द ग्रोइंग फेज। अब वो ग्रोइंग फेज में बॉडी इस तरीके से डेवलप होगी, बाय द टाइम बच्चा विल बी अडल्ट वो इतना ओबीज हो चुका होगा, और अगर ओबीज भी नहीं हुआ है तो उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी होंगी। तो इट्स सिंपल अबाउट हाउ यू आर नर्चरिंग अ लाइफ। डाइट भी जरूरी है, वर्कआउट भी जरूरी है, हैबिट चेंज भी जरूरी है, एंड डिसिप्लिन भी जरूरी। मैम अभी जो एक कल्चर आ गया कि हम बच्चे को ना स्कूल में कुछ भी दे रहे हैं, बिस्किट दे दिया कि स्कूल के लंच में बिस्किट खा लेना, मैगी खा लेना। एक प्रॉपर एक बच्चे की, ग्रोइंग बच्चे की क्या डाइट होनी चाहिए? ग्रोइंग बच्चे की डाइट में गुड फैट्स होने चाहिए। फैट थोड़ा हायर साइड पे रहेगा, ब्रेन डेवलप कर रहा है, ब्रेन के लिए फैट बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। पोस्ट डेवलपमेंट ग्लूकोज इज मैंडेटरी। साथ में प्रोटीन जरूरी होना चाहिए, क्योंकि दैट्स कॉल्ड एज ग्रोथ स्पर्ट। ग्रोथ स्पर्ट का मतलब है एक्सेसिवली ग्रोथ चल रही है, हर ऑर्गन डेवलप हो रहा है, हाइट ग्रो हो रही है, तो उसके लिए प्रोटीन जरूरी है, फैट जरूरी है ताकि एक कोग्निशन बना रहे, एंड कार्बोहाइड्रेट मॉडरेटली जरूरी है जिससे उसको एनर्जी मिलती रहे। तो बच्चे के लंच में अगर आप नॉर्मल चपाती, बच्चे आजकल जनरली नहीं खाते हैं, तो अगर आप चावल दाल दे रहे हो, अगर आप कुछ भी होममेड चीजें उनको दे रहे हो, जैसे आपने पराठा बना के दे दिया आलू का विद दही, जैसे आपने पराठा बना के दे दिया गोभी का विद दही, चीला बना के दे दिया, उपमा बना के दे दिया, डोसा इडली दे दिया, ये सब चीजें लंच के लिए बहुत अच्छी है। डिनर में ऑब्वियसली बच्चों को भी हम लाइट ही देंगे, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं देंगे, लेकिन डिनर के टाइम पे उसका कैल्शियम का इंटेक प्लस उसके हम सिंपल कार्ब्स का इंटेक बेटर रखेंगे, ताकि बच्चा अच्छे से सो पाए। जितना ज्यादा बच्चा सो रहा होगा उतना ज्यादा ब्रेन डेवलप कर रहा होगा। तो डिनर के टाइम पे पोर्शन कंट्रोल अलोंग विद नॉर्मल प्रोटीन, नॉर्मल कार्ब्स एंड फैट, बट हाई इन कैल्शियम, हाई इन फैट। इस तरीके से अगर हम डाइट रख रहे होंगे तो बच्चे की स्लीप बेटर होगी। आजकल ना बच्चे भी बहुत ज्यादा ओबीज हो रहे हैं स्नैकिंग के कारण। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं। इन सब से पेरेंट कैसे अपने बच्चों को रोक सके? क्योंकि बच्चे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं खाना तो नहीं खाना, वो खाना भी नहीं खाएंगे अगर उन्हें चिप्स नहीं मिला। इट्स अबाउट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। बच्चा जो मांग रहा है वो उस समय मत दो, लेकिन अगर डाइटरी टर्म्स में बात करो तो अगर बैलेंस मील दे रहे हो तो ये क्रेविंग्स नहीं होगी। जैसे चिप्स है, पैकेज वाला कोई भी आइटम है, उसमें MSG होता है। MSG इज अ कंपाउंड जो हैबिट फॉर्मिंग है। हैबिट फॉर्मिंग कंपाउंड होने की वजह से, क्योंकि वो आपको ना एक अलग ही हेलुसिनेशंस प्रोवाइड करता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर एक रूल ओवर कर जाता है, जिसकी वजह से डोपामिन हिट होता है। बच्चा क्या, अगर आप खुद भी एक चिप्स का पैकेट लोगे, आपको पता है अब ज्यादा खाने का मन नहीं है, बट वो हाथ बार बार जा रहा होगा, खाने का मन कर रहा
रहा होगा जब तक फिनिश ना हो जाए, चाहे दूसरा पैकेट भी आ जाए वो भी फिनिश करोगे। दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एमएसडी। आपको बच्चे को अगर दूर रखना है तो सबसे पहली चीज तो उसके पास में वो चीजें अवेलेबल ही मत करो, ताकि उसको अवेलेबल ही नहीं, उसने टेस्ट ही नहीं करी वो चीज तो वो नहीं मांगेगा। वंस बच्चा हैज टेस्टेड द थिंग वो मांगेगा। उसके अलावा उसको आप मैग्नीशियम रिच चीजें दो, प्रोटीन रिच। प्रोटीन बहुत जरूरी है। जितनी भी क्रेविंग्स होती है उसके पीछे डेफिशिएंसी होती है प्रोटीन की। जब प्रोटीन प्रॉपर हमारी डाइट में है ना, आप क्रेविंग नहीं करोगे। पहली चीज आपको फुल फील होगा, दूसरी चीज के प्रॉपर जो क्रेविंग के लिए जो सेंटर है वो फुलफिल्ड रहेगा। साथ में आप मैग्नीशियम दे दो, मैग्नीशियम कैल्शियम अगर आप प्रोटीन के साथ ले रहे हो सबका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे के लिए मिलके काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आप प्रोटीन रिच डाइट दो, हाइड्रेशन प्रॉपर रखो, लंबे समय के लिए पेट भरा रहेगा, बच्चा मांगेगा नहीं कुछ खाने के लिए। दिस इज हाउ सिंपली आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, डाइट को कुछ तरीके से उसके लिए मैनेज करना है। अब उनके लिए आपका क्या डाइट प्लान होगा जो हमारे घर में एल्डर्स हैं, क्योंकि वो भी बच्चे के बराबर ही होते हैं। एक सर्टेन एज के बाद डायबिटीज हो जाता है लोगों को, या बीपी के प्रॉब्लम्स हो जाने, उसके बाद भी डॉक्टर ने कहते हैं भाई ने ना नमकीन नहीं देना। जैसे मेरी दादी उन्हें नमकीन नहीं देना, मीठा नहीं देना, उन्हें डायबिटीज भी है, लेकिन स्टिल उनकी डिमांड होती है कि नहीं मैं तो खाऊंगी, अब मरना है तो खा के मरना है। तो उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से बोल सकते हो दे आर लाइक किड्स और इन्फेंट्स और बच्चा, बट दे आर दोज किड्स जिनका एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जा चुका है और अभी उनके मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस क्या है, बच्चे में ग्रोथ स्पर्ट है, उनमें डाउनग्रेडिंग का स्पर्ट है, उनकी बॉडी टूट रही है, इसलिए जो अपराइट स्ट्रक्चर था वो झुका हुआ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ऑब्वियसली उनके लिए आपको, जैसे बच्चे में हम हाई प्रोटीन देख रहे हैं, हाई फैट देख रहे हैं, उनको लो प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन देना है, या उनको फैट भी आप नॉर्मली दोगे। हाँ, उनको आप थोड़ा सा एनर्जी मेंटेन रखने के लिए कार्ब थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 10% कैलोरी रिड्यूस होगी क्योंकि उनका एक्टिविटी लेवल कम हो चुका है। तो जो नॉर्मल डाइट वही सेम एडल्टहुड में लेता था उससे 10% लो कैलोरीज प्लस लो प्रोटीन, क्योंकि किडनी की भी एफिशिएंसी जैसे कम होती जाती है बाय द एज, तो नाइट्रोजनस वेस्ट भी कम रखना है हमें। सो लो प्रोटीन, नॉर्मल प्रोटीन, थोड़ा सा हाई कार्ब्स और मॉडरेट फैट, साथ ही साथ हाइड्रेशन प्रॉपर। और अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर भी उनको बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए लेकिन कम भी नहीं देना चाहिए। तो लो रेजिड्यू डाइट यू कैन से यू शुड बी गिविंग देम, क्योंकि बाय द टाइम वी आर गेटिंग एल्डरली तो हमारी जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ भी लूज होती है। तो जो रेक्टम मसल्स होती हैं उसमें अब स्ट्रेंथ कम होती है, तो दे विल बी रिक्वायरिंग मच मोर प्रेशर टू पूप। फॉर दैट मैटर अगर उसको हाई फाइबर हम देंगे तो हाई फाइबर से फ्रिक्शन कोज होगा, फ्रिक्शन कोज होने से फिर उनको पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स, हेमोरॉइड्स जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स अर्लियर एल्डरलीज नहीं आती थी, अब नहीं आती। मतलब बेसिकली अगर डाइट प्रॉपरली रख रहे हो तो वो प्रॉब्लम्स उनको कम होती हैं। तो दिस इज हाउ एल्डरली का डाइट प्लान होना चाहिए। आपने डाइटिंग के लिए क्या क्या कोर्स किया था? To opt for this field initially, जैसे BSc from Delhi University, that was a simple BSc which is having biology in that, life sciences. After that MSc in nutrition which is dietetics and food service management from IGNOU. After that I have done with the diabetes educator course, type 1 diabetes educator course, sports fitness nutrition, साथ ही साथ योगा का कोर्स। No any field is like कि आपने एक डिग्री ले ली और काम हो गया। तो आप साथ ही साथ अपने आप को अपडेट रखने के लिए मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज करते जाओ। अभी करंटली आई एम परस्यूइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्योंकि आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ माई एक्सपीरियंस ईयर्स कि लोगों को मेंटली ज्यादा समझाने की जरूरत है इंस्टेड ऑफ उनका एक डाइट प्लान देने की। सो दैट वुड लेड माई डिसीजन इनटू कि आई शुड बी ऑप्टिंग फॉर दिस क्लिनिकल साइकोलॉजी, ताकि लोगों को साइकोलॉजिकल लेवल पे भी वी कैन डू जस्टिस एंड एक्चुअली टीच देम। तो एक डाइटिशियन की करियर ग्रोथ क्या होती है? मान लो कोई अभी नया नया डाइटिशियन बना है, क्या होगा फी स्ट्रक्चर होगा, कंसल्टेशन चार्ज स्टार्टिंग में रखते हैं वो, और कितने हाईएस्ट तक जाते हैं वो? डाइटिशियन के फील्ड में ग्रोथ देखोगे तो ये एक तरीके का मिक्स ही रहता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट्स कैसे हैं। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे अपने आप को कितना प्रमोट कर पाते हो, फिर आप किस एरिया में वर्क कर रहे हो, फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सैडली इन इंडिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि आप देखोगे एक 3 महीने का कोर्स करके भी बंदा बैठा हुआ है, आप देखोगे कि एक PhD करके भी बैठा हुआ है, 3 महीने वाला अच्छे से इन्फ्लुएंसर बन के काम कर रहा है, PhD वाला किसी को नाम ही नहीं पता है। वो एक अलग ही आयरनी है इंडिया में। लेकिन अगर बात की जाए रेवेन्यू की और ग्रोथ की इन इंडिया, जनरल कंसल्टेशन 500 से भी शुरू होती है, और वहीं अगर आप देखो जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बन चुके हैं तो वहाँ पे 5000 से भी शुरू होती है। एक नॉर्मल डाइटिशियन 3000, 2000, 4000 मंथली चार्ज करती है, 1200 भी चार्ज करती है मंथली डाइट के, और वहीं 25000 भी महीने के चार्ज आप
रख सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, आप कितना एथिकली काम कर रहे हो। 1 लाख रुपए महीने तक का भी आप चार्ज कर सकते हो फॉर अ डाइट। मैक्सिमम इट इज 5 लाख आई गेस इन इंडिया। तो मैम पर मंथ की डाइट अलग होती है? कंसल्टेशन चार्जेस, जैसे अभी मेरे पास क्लाइंट आया, मेरे से बैठा है, बात की, उसने मेरा 1 घंटा लिया, दैट्स लाइक अ कंसल्टेशन। बिकॉज पूरे दिन अगर मैं ऐसे ही फ्री में कंसल्टेशन ही करती रहूं, लाइक मैंने तो अपना टाइम दे दिया, सब कुछ डिवोट किया है, दैट इज व्हाट वी कॉल कंसल्टेशन। जिसके लिए आप डिपेंड करता है आप कितने चार्ज रखना चाहते हो, 500 रख रहे हो, 1000 रख रहे हो, 1200 रख रहे हो। उसके बाद फर्दर इट इज डिपेंडिंग कि आप उसको इंक्लूड करना चाहते हो अपने मंथली पैकेज में या वो सेपरेट है। तो मंथली पैकेज रहता है कि आपको डेली बेसिस का डाइट मिल रहा होगा, हम वीकली आपको भेज रहे होंगे, डेली कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल मंथली डाइट। और उसमें आपकी फीस डिपेंड करती है आप कैसे रखना चाहते हो, और आपके नियर बाय वाले एरिया में लोग किस पॉकेट साइज के हैं, आप कैसा उनको चार्ज कर रहे हो। जैसे अगर हम बात करें हरियाणा में, यूपी में, बरेली में, लोग 500 रुपए देने में भी बहुत सोचते हैं कि डाइट के लिए क्या पैसे देने, तो हमें पता ही है। कहीं बात करें मुंबई में, बैंगलोर में, तो लोग 25,000 भी देते हैं, इवन दिल्ली में 20,000 भी देते हैं, 25,000 भी देते हैं, 1 लाख भी देते हैं। जैसे सेलिब्रिटीज हैं, वो पर मंथ जो उनके न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं 3 से 4 लाख 5 लाख तक उनसे चार्ज करती है। सो ग्रोथ बहुत है कि आप कितना अपने आप को प्रमोट करते हो, कैसे आप रिजल्ट्स देते हो, और किस एरिया में आप काम कर रहे हो। मैम अगर कोई फ्रेशर है, उससे अगर डाइटिशियन बनना है, वो भी चाहता है कि मैं डाइटिशियन बनूं, या उसे पता है कि मेरे को नॉलेज है, मेरे पास एक डिग्री आ जाए कि लोग मेरे ऊपर भरोसा करें, क्योंकि अभी तो क्या इंस्टाग्राम पे कोई भी कुछ भी उठ के कुछ भी बोल दे रहा है कि आप ये खा लो, वो खा लो, इससे बॉडी बन जाएगी, इससे डिटॉक्स हो जाएगा। तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? कोई एक फ्रेशर उसे डाइटिशियन में आना है तो ये फील्ड ऑप्ट करना है, तो इंडिया में तो आपके पास बहुत जगह इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो आपको किसी भी फील्ड से पढ़े होने के बाद भी एडमिशन दे देते हैं। तो नॉर्मली फॉर इंडिया देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन और ऑब्स्टेकल कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो ऑन टर्म्स ऑफ कि आप रजिस्टर्ड नहीं बन सकते। तो फ्रेशर आराम से एक साल का डिप्लोमा कोर्स करके भी आ सकता है, फील्ड में काम कर सकता है। हमारा जो ब्रांड है पोषण पुष्पा, वो भी ऐसे एकेडमी में भी डील करता है, तो हमारे पास भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। अब डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट ने क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है। जैसे हम लोग सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए ऑप्ट करते हैं कोर्सेज, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूट जैसे हैं वो आपको किसी भी फील्ड का होने की वजह से एडमिशन दे रहे होते हैं। दैट्स व्हाट मेकिंग अ डिफरेंस कि अब कॉमर्स वाला बच्चा है वो कहाँ समझेगा, उसको मेटाबॉलिज्म के बारे में नहीं पता होगा, रूट्स है, बेसिक्स है, वो नहीं पता होंगे। मैं खुद मेडिकल साइंस से थी, मैंने एम्स क्वालिफाई किया, मैंने नीट क्वालिफाई किया, बट एनी हाउ नहीं मिल पाया एडमिशन। तो एनीवे मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आई नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बॉडी फिजियोलॉजी क्या है, आपकी एनाटॉमी क्या है, और उसके साथ में आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो वो सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप डाइटिशियन हो, आप प्रैक्टिस करते हो हॉस्पिटल में, तो कभी जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वगैरह हो, तो वो भी तो आते होंगे ना आपके पास कि आप हमारा ब्रांड ये लिख दो, हमारा आटा बेच दो, या फिर हमारा डिटॉक्स वाटर बेच दो। तो आप इनसे कैसे डील करते हो? क्या आप मतलब आप लोगों को प्रीफर करते? आज तक कोई टाई अप नहीं है मेरा किसी से, कोई टाइप कोई टाई अप नहीं है। मैंने किसी का कोई प्रोटीन पाउडर आज तक पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं किया, मैंने किसी का कोई सप्लीमेंट आज तक रेकमेंड नहीं किया। ऑल द सप्लीमेंट्स और मे बी वॉट एवर द प्रोटीन जो लोगों को पोस्ट के हिसाब से मिल रहा है, जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सही है, जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग दोज। कोई स्पेसिफिक किसी भी तरीके की ब्रांडिंग को एंडोर्स मैंने नहीं किया। इसके पीछे कोई एथिक्स या फिर पैसे नहीं दे रहे? नहीं, एथिक्स ही है, पैसे तो ऑब्वियसली आपको, आप अगर गंगाराम में बैठते हो which is obviously the most renowned hospital in India, you can imagine कि आपको कितना पैसा लोग ऑफर कर सकते हैं, but obviously it's about ethics because in this field I came out of sentiments. I was not about कि मुझे कुछ पैसा कमाने के लिए इस फील्ड को चुनना है। I have seen in my mother struggling with all those issues, so I just feel like कि जितना आप हेल्थ को प्रमोट कर सकते हो करो। अभी आपने बताया कि आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन भी ले रहे हो, और मान लो कि आपके एथिक्स बीच में नहीं आते, अगर आप ब्रांड इंडोर्स भी करते हैं कि हाँ आप ये ले लो या प्रोडक्ट ले लो, तब तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक डाइटिशियन की सैलरी करोड़ों में हो जाएगी आराम से। डाइटिशियंस लाइक माय डॉक्टर with whom I am associated in Gangaram is always saying me that Rachna, why you are not doing this or why you are not focusing on that. डाइटिशियंस डॉक्टर से बहुत अच्छा कमा रही होती हैं। ये स्टेटमेंट एक गंगाराम की डॉक्टर की है, तो यू कैन इमेजिन कि डाइटिशियंस कितना कमाते हैं। ब्रांड डीलिंग से ही उनको इतना पैसा मिलता है बहुत। आपके साथ हॉस्पिटल कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाकर बैठ रहे हो, पेशेंट्स को दे रहे हो जो भी डाइट, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी 2 लाख 3 लाख रुपए पर मंथ तो पे ही कर रहे होंगे किसी भी डाइटिशियन को या डॉक्टर को जो भी है। डाइटिशियंस की सैलरी इन इंडिया इज नॉट मच, इन हॉस्पिटल्स सैडली नहीं है। हॉस्पिटल्स में इट्स नॉट अबाउट सैलरी, दिस इज द फैक्ट, क्योंकि इंडिया में डाइटिशियन बनने के लिए आपको एमबीबीएस या किसी मेडिकल डिग्री की जरूरत नहीं है। आप एक वोकेशनल कोर्स करके आ रहे हो, आप एक प्रोफेशनल कोर्स करके आ रहे हो, तो उसी तरीके से डाइटिशियंस को इन इंडिया इन हॉस्पिटल्स ट्रीट करते हैं। एंड इसीलिए ही लोगों के मन में भी ये होता है कि डाइटिशियन के पास जाना वो प्रेफर नहीं करते। सैलरी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल वेरी लो,
यही रीजन है कि लोग अपना शुरू करते हैं, लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाना शुरू करते हैं और ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको जो पैसा चाहिए होता है वो ब्रांड्स उन्हें देते हैं। उन्हें चाहिए होते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव। बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो। आपने सिर्फ एथिक्स के लिए करोड़ रुपए छोड़ रखे हैं। You can say that, but हेल्थ को खराब करना is not my forte। नहीं, हेल्थ को जैसे मतलब मैम मान लो कि कोई चीज़ है, आपको पता है कि वो चीज़ अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि उसके ऑल्टरनेटिव में ना कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप प्रोटीन पाउडर की बात कर रहे हो, तो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को प्रोटीन पाउडर की जरूरत नहीं है, और वो जिम नहीं जाता, उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो सही बात है आपकी कि प्रोटीन स्टिल कहीं ना कहीं वहाँ कई डॉक्टर होते हैं जो प्रोटीन पाउडर दे देते हैं। यानी आप ऐसा करो कि आप खाना से कितना ले पाओगे, आप ये लो डब्बा, इसे कंज्यूम कर लेना इस ब्रांड के लिए। उन्हें तो ब्रांड देना है ना, उन्हें तो ब्रांड सीखना हो तो पब्लिक को देंगे ना। Obviously they are associated with pharma companies। आपको एक मेडिसिन भी अगर लिखी जा रही है ना, so that's obviously out of your health condition, but which brand's medicine is that? That is based on which company is sponsoring the doctor, which company is giving money to the doctor। तो ये चीजें ऑब्वियसली चल रही हैं। वो तो डॉक्टर फार्मा को तो नेक्सस है, आपको टेस्ट भी यहीं से करवाना है। वो तो होपफुली अब इतने सारे मतलब ब्रांड आ गए हैं जो ब्लड टेस्ट वगैरह कर देते हैं और मान्यता देना पड़ता है। जब मैं छोटा था मुझे याद है डॉक्टर ने कहा यहाँ से करवा के आना, तो यहीं से करवा के आना है, आपको एक्सरे यहाँ से करवाना है यहीं से। अब वो दवाइयाँ भी ऐसी आज के डेट में तो ये भी कि जो दवाई आप 100 रुपए में ले सकते हो, वो वही दवाई 500 रुपए की लिखते हैं। वो तो क्या डाइटिशियन में भी ये चीजें हैं। हम तो खाना ही बताते हैं ना। जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि आप डेली एवोकाडो खाओ, डेली बेरीज खाओ, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल जो आपके पास लोकली प्रोड्यूस है उसे ही खाओ। नहीं, उसमें भी कई डाइटिशियन होते हैं ना कि आप ऐसा करो कि आप खाने से कितना ले पाओगे, ये लो प्रोटीन का डब्बा। हाँ, वो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आप डाइटिशियन का जितना भी एक तरीके से इनकम सोर्स है, दैट्स मल्टीपल एंड सो वेरीड। आपको हर जगह से पैसा मिल रहा होगा। सप्लीमेंट इंडस्ट्री से अलग आपने सप्लीमेंट दे दिया कि आप मैग्नीशियम खा लो। सो मेनी कंपनीज आर अप्रोचिंग। आप जिस भी सोशल मीडिया पे होते हैं वहाँ पे आपको मैसेजेस आने लग जाते हैं दैट प्लीज एंडोर्स दिस, फर्स्ट सैंपल बेचेंगे, उसके बाद ये है, या आपके लिए लाइफ टाइम फ्री है, या जो भी उनके ऑफर्स होते हैं। That's totally on you that how you want to take that। मैम कोई ऐसी कंपनी रही हो जिसने आपको बहुत अप्रोच किया हो, पैसे देने के लिए बहुत किया हो, लेकिन स्टिल आपको लगा कि नहीं यार इसके प्रोडक्ट्स अच्छे भी नहीं है और मैं एंडोर्स नहीं करूंगी। मैं रिप्लाई कर ही नहीं रही होती हूँ किसी को। आपके क्लिनिक में अगर विजिट करते हैं तो I hardly met 1 or 2 people, वो भी because my clinic is in association with some cancer institute, so obviously वहाँ पे जो लोग आते तो उन्होंने देखा that some dietitian is sitting there, तो they tried, but उनसे भी meeting hardly। तो किस तरह के प्रोडक्ट्स आप पे ज्यादा रीच आउट करते हैं? प्रोटीन सप्लीमेंट ज्यादा, क्योंकि आई एम ऑलवेज डीलिंग इनटू थेरेप्यूटिक डाइट्स। ओके, माय मेजर फोर्टे इज थेरेप्यूटिक वन। आई जनरली डोंट डील सो मच इनटू दिस फिटनेस एंड ऑल, जस्ट जिसमें लोगों को सिर्फ वेट से मतलब होता है, दे डोंट बोदर अबाउट देयर अदर हेल्थ कंडीशंस। तो ऑब्वियसली प्रोटीन सप्लीमेंट्स एंड some multivitamins or maybe this vitamin D। मैं मल्टीविटामिन लेना चाहिए कि नहीं हमें? मल्टीविटामिन ऑफ कोर्स इफ इट्स अ डेफिशिएंसी केस तो यू शुड बी टेकिंग। समटाइम्स क्या होता है, जैसे डॉक्टर के पास आप गए हो, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, फिर भी पेशेंट कंप्लेन किया जा रहा है मुझे तो बहुत लो एनर्जी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे सुबह इतना गंदा फील होता है, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारी कंडीशंस। तो उस केस में क्या होता है, इट इज एक्चुअली डेफिशिएंसी ऑफ दोज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि रिपोर्ट्स में भी नहीं आई है। सो एट दैट टाइम डॉक्टर भी कितनी टेस्ट कराएगा और आपकी जेब से कितना ही पैसा निकालेगा। तो सिंपल सी चीज है, आपको एक मल्टीविटामिन का जो एक नॉर्मल रेंजेस में लोअर साइड पे हर एक विटामिन का अलग अलग लेवल है, वो आपको दे दिया जाता है। उसको लेने से डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलता है 1 महीना ही लेना है, फिर बंद कर देना है, उससे ज्यादा लोगे टॉक्सिसिटी हो जाएगी, और 1 महीने में पर्सन इज गेटिंग बेटर। ऑब्वियसली मल्टीविटामिन इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नीड इट। मैम अगर 2-3 पॉइंट्स में जानना चाहूंगा कि हेल्दी इंडिविजुअल को अपने लाइफ को कैसे मैनेज करना चाहिए, डाइट पर्सपेक्टिव से भी, ओवरऑल जॉब पर्सपेक्टिव से, स्लीप पर्सपेक्टिव से। अगर हम जो हमें यंगस्टर्स देख रहे हैं, मैं भी हूँ उस फील्ड में कि मैं भी जॉब करता हूँ, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये और मैं 2-3 पॉइंट से पूछूं तो आप पे होता। अगर 4-5 पॉइंट्स में सम अप करें तो सबसे पहली चीज है, सुबह उठते ही go to sunlight for 2 minutes or 3 minutes or maximum 5 minutes। That's not a very difficult task। Morning routine सुधारो and night routine सुधारो। That's the biggest thing in terms of lifestyle। Along with that, अगर डेली के 5000 स्टेप भी, जनरली 10,000 की गाइडलाइन है, लेकिन अगर आप 5000 भी कर लेते हो, that's so good on your part। And eating में जितना हो सकता है आप ट्राई करो, एटलीस्ट 2 meals और मे बी बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो तो 1 meal शुड बी होम बेस्ड। और बाहर जो भी आप खा रहे हो, मेक श्योर ऑफ योर पोर्शंस। हम क्या करते हैं, एक तरीके से डंपिंग कर रहे होते हैं, बस खाना अंदर फेंक दिया, वो फेंकना नहीं है। जो भी खा रहे हो ना उसको च्यू प्रॉपर्ली कर लो एटलीस्ट, तो आधी चीजें तो वहीं से ही सॉर्ट हो जाती हैं। मॉर्निंग इवनिंग रूटीन मीन्स योर स्लीप हाइजीन।
आप सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दो, सिंपल, दैट विल बी मच बेटर। एंड उठते के साथ आप सनलाइट में जाओ, मच बेटर। दिन में आप 1 मील घर की खाओ, बाहर अगर बहुत ही खराब लाइफस्टाइल है तो जो भी खा रहे हो उसको पोर्शन कंट्रोल करो, प्रॉपर च्यू करो। साथ में 5000 स्टेप्स अगर आप ले रहे हो, आई एम नॉट सेइंग इट इज द वेरी बेस्ट लाइफस्टाइल और इससे आपको सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, बट योर लाइफ विल बी स्टिल बेटर। कंप्लीट हेल्थी होने के लिए ऑब्वियसली यू ऑल्सो नीड टू पुट सो मच एफर्ट्स। मैम अभी जो स्टूडेंट्स बाहर रह रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन, मतलब लिटरली वो एक तो डिप्रेशन में भी है कि यार उनकी जॉब नहीं लग रही, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं सच में उनके पास टाइम नहीं है। वो पढ़ेंगे कब, खाना कब बनाएंगे, सोएंगे कब, लाइब्रेरी में जाकर 16-16 घंटे वो पढ़ाई कर रहे हैं, तब जाकर एक आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या एडवाइस होगी? करोल बाग, दैट्स द हब ऑफ स्टूडेंट्स, राजेंद्र नगर, तो वहाँ पे तो डेली 2-3 बच्चे तो आ ही जाते हैं। और इनके इश्यूज क्या होते हैं? एंजाइटी, वेट गेन, बहुत लो फील करना, सो ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। साथ साथ में वेट भी बढ़ जा रहा होता है। कुछ बच्चों को तो प्री डायबिटीज शुरू हो चुकी होती है, कुछ को वो पूरा सर्केडियन खराब होने से हाइपोथायराइड के इश्यूज, तो उनके पेरेंट्स फिर उनको आउट ऑफ द कंसर्न बुलाना शुरू कर देते हैं कि नहीं ठीक है। उन लोगों के साथ में जैसे हम डील करते हैं, तो व्हाट आई मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स उनको जो एडवाइस करती हूँ, आपको देखो कुकिंग तो कर नहीं सकते हो, तो जो भी आप बाहर से मंगा रहे हो, try to order something fermented for the breakfast. Try to opt for salad part whenever you feel like to have. Otherwise, there are options of sprouts, option of black chana, option of coconut water. Because you cannot cook, you are just ordering. तो जो order कर रहे हो ना, उसी को mindfully order कर लो। और पानी तो आप पीते ही रहो, बहुत डिफिकल्ट होता है बिकॉज यू आर स्टूडेंट, तो आप एक बैग तो कैरी करते हो, उसमें कुछ कैरी करो ना करो, एक वाटर बोतल जरूर कैरी करो, 1 लीटर की या 1.5 लीटर की। तो हाइड्रेशन मेंटेन रखो। खाने में ऑर्डर करते हुए सारी चीजें सिर्फ ट्राई करो कि आप ऑर्डर वही कर रहे हो जो हेल्थ बेनिफिट्स दे रही हो आपको। इंस्टेड ऑफ बर्गर ले लिया, पिज्जा ले लिया और आप कोक ले रहे हो। आजकल क्या है, फैशन है, हाथ में कोक है या कोल्ड कॉफी है और एक बर्गर है। दोनों ही चीजें इतना गलत इम्पैक्ट कर रही होती हैं। लीकी गट का सबसे बड़ा इशू यही है। मेट्रो स्टेशन पे आप जा रहे हो, भर भर के यही चीजें पड़ी होती हैं। मतलब इंसान ना भी खाना चाहता हो तो द स्मेल इज पुलिंग देम टुवर्ड्स देम। सो ऑब्वियसली आपको चूज क्या करना है। समटाइम्स आई फील हंग्री, तो व्हाट आई चूज ऑन मेट्रो स्टेशन, द कोन, स्वीट कोन, एटलीस्ट बहुत बुरे से कम हो रही है, इट विल बी मच हेल्थियर फॉर मी। सिंपल सी चीजें आप माइंडफुली ऑर्डर करो। आपको खाना तो बाहर से ही है। आई एम नॉट आस्किंग कि आप चूल्हा रखो, गैस रखो, फिर डेली चावल पकाओ, नहीं। पोहा ऑर्डर कर सकते हो आप, खिचड़ी ऑर्डर कर सकते हो, इडली ऑर्डर कर सकते हो, सांभर, डोसा ये भी मत लो क्योंकि उसमें भी थोड़ा फ्राइंग हो जाता है। तो इट्स बेटर फर्मेंटेड सिंपल फूड आप यूज करो। और मैम अभी जो हेल्दी इंडिविजुअल है, कि कोई ऐसे 2-3 फैक्टर यंगस्टर्स में जो उन्हें पहले से ही देखना चाहिए कि वो डायबिटिक ना हो यंग एज में, तो कौन सी ऐसे 2-3 चीजें होंगी या कोई टेस्ट होगा जिनसे वो मेक श्योर कर सके कि हाँ यार एक सर्टेन एज तक तो मैं डायबिटिक ना बनूं? सिंपल है, आपको 2 टेस्ट पे ध्यान देना होगा। एक आपका इंसुलिन फास्टिंग, एक आपका HbA1c। HbA1c अगर 5.7 से नीचे रहता है तो इट्स नॉर्मल रेंज, 5.7 से 6.4 तक इट्स प्री डायबिटिक। अगर बार बार फ्रीक्वेंटली वो 5.7 से ऊपर आ रहा है या 6.4 तक आ रहा है, इट मीन्स ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years और मे बी 1 year द पर्सन विल टर्न इनटू डायबिटिक। इंसुलिन फास्टिंग इज एक्चुअली द टेस्ट जो आपको बताता है आपके इंसुलिन का लेवल, कि कितनी फ्री इंसुलिन घूम रही है आपकी बॉडी में। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है 25 तक होती है। मैं जो एडवाइस करती हूँ मेरे पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को, आई ऑलवेज टेल कि आप 10 के अराउंड रखते हो तो इसका मतलब इंसुलिन इज इन परफेक्ट स्टेट। जैसे जैसे वो 25 की तरफ अप्रोच कर रही है, इसका मतलब बहुत स्मॉल ग्रेड्स में, इतना स्मॉल ग्रेड्स है कि अभी आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा है। ये 2 लेवल्स मेंटेन रखोगे तो डायबिटिक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे या बहुत डिलेड रहेंगे। मैम कोई एक सर्टेन एज है कि उस एज के बाद हमें हर ईयरली करवाना चाहिए या फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने पे करवाना चाहिए? डायबिटीज के लिए तो आप नॉर्मली 18, 20, 25 कभी भी ये टेस्ट कराते रहो। इसमें एज फैक्टर ज्यादा मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है आपकी हेरिडिटरी, आपके जीन्स, आपके पेरेंट्स में ही थी तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहना चाहिए। प्लस आपका BMI कैसा रहता है, अगर वो ओबेसिटी की तरफ है तो आपको फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराते रहने चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि हमारी मतलब किसी की मासी को होता है, किसी की चाचा को होता है, तो अगर डायरेक्ट पेरेंट्स में नहीं है, स्टिल ये आपकी रिसेंट जनरेशन है, नियर बाय वाली, पेरेंट के इक्वल वाली, तो आपको फिर भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। उन लोगों को ज्यादा कराने चाहिए जिनको पास्ट 2-3 जनरेशंस में नहीं था, तो उनको थोड़ा डिलेड भी कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपके एंथ्रोपोमेट्रिक फैक्टर्स भी हैं कि आप ओबीज तो नहीं है। अगर आप ओबीज हैं, अगर आपको बार बार सेंट्रल फैट आ रहा है, तो ऑब्वियसली उस केस में आपको वो भी फैक्टर मेंटेन रखना चाहिए। सिंपल सी चीजें, आप
एज वाइज कम, लेकिन जेनेटिकल और आपके एंथ्रोपोमेट्रिकल लेवल्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड करोगे। आफ्टर 30 आप ईयर में एक बार ही कराते रहते हो तो ठीक है, 40 के बाद आप 6 मंथ्स में कराते रहोगे तो इट्स बेटर। ओके, मतलब 30 के बाद हमें ईयरली करवा लेना चाहिए। तो मैं आई गेस मैम ब्लड रिपोर्ट ही करवाना चाहिए 30 के बाद ना? बेसिकली जैसे एमएनसीज का काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को 1 ईयरली पैकेज देती हैं एक, सो दैट इज गुड, क्योंकि एमएनसी में कोई काम करे तो ऑब्वियसली हम मान सकते हैं कि उसकी एज 25 या 30 के अराउंड ही होगी, या 20 से तो ज्यादा ही होगा। ईयरली तो चल ही रहा है ना, तो दैट्स गुड इनफ। उसके बाद आप थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कंडीशन थोड़ी बहुत खराब है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी और थोड़ी रिड्यूस कर दो, हर 6 मंथ्स में करा लो। नहीं मैम, एक्चुअली मैं काम करता था ना, तो एक दिन बाथरूम में था मैं, तो एक लड़के को, काफी हेल्दी इंडिविजुअल, 26-27 के अराउंड, उसने टी शर्ट उठाया अपना और उसके बाद उसने इंसुलिन इंजेक्ट किया अपने पेट में। मैं काफी ज्यादा डर गया था कि भाई क्या है ये। उसने बताया कि शायद वो डायबिटिक है। इवन मेरी एक मामी का बेटा, मेरा भाई है वो, उसकी एज ज्यादा होगी नहीं, 16-17 ईयर्स एज है, एंड हिज शुगर इज अराउंड 250, फास्टिंग में 250 है मैम, अब भी सही 16-17 साल में। तो क्या मैं वो वापस बैक टू नॉर्मल हो सकता है हेल्दी इंडिविजुअल, या फिर अब बॉडी रेजिस्टेंट हो चुकी है अब उसे? शुगर डायबिटीज बहुत तरीके की होती है। टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 1 में फिर मल्टीपल टाइप की फर्दर डायबिटीज आती है। उसके अलावा पैनक्रेटाइटिस रिलेटेड डायबिटीज होती है, उसके अलावा जेस्टेशनल प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज होती है, मे बी कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से डायबिटीज होती है। तो डिपेंड करता है वो कौन से तरीके की डायबिटीज है। अगर ये टाइप 2 डायबिटीज है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो डेवलप हुई है, तो देयर आर चांसेस कि हम उसको रिग्रेस कर सकते हैं। रिग्रेशन मीन्स कि जब तक आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हो वो बेटर हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपने अपना मेंटेनेंस छोड़ा वो वापस आ जाएगी। ऐसे ही टाइप 1 डायबिटीज जो है वो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, तो बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से उसको आप रिग्रेस भी नहीं कर सकते। थ्रू आउट द टाइम आपको वो प्रॉपर थेरेपी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं रही है, या जो बना रही है वो सस्टेन नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट। तो डिपेंड करता है किस टाइप की डायबिटीज है। मैम ये टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डिजीज हो गया ना फिर तो ये, तो क्या वो ठीक हो पाती है? इट्स अदर नेम इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, IDDM। तो ऑब्वियसली ये तो थ्रू आउट द लाइफ इंसुलिन थेरेपी चलेगी, तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि आपकी इंसुलिन थेरेपी बंद हो सकती है। अगर कोई टाइप 2 डायबिटिक है तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने डाइट में? डाइट में प्रिकॉशंस है, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, सिंपल कार्ब्स थोड़ा सा कम रखो, और या दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप मेंटेन करो। प्रोटीन मेंटेन रखो, फैट लोअर साइड पे रखो बट दैट शुड बी गुड फैट। हाइड्रेशन मेंटेन रखो, फाइबर रिच डाइट लो, साथ में आप अपना स्टेप काउंट, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो 10,000 स्टेप एवरी डे यू शुड बी डूइंग। तो दिस इज हाउ टाइप 2 डायबिटीज अपने अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने